दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे के जन्मदिन के मौके पर जो आज उनके बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर से इच्छा व्यक्त की है कि बिहार की जनता उनके पिता को यानी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। वहीं उनकी इस सदिच्छा के बीच एनडीए गठबंधन की तरफ से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार बनाने की बात अब तक उन्होंने बिहार के हाल फिलहाल के 5 दौरों में से एक बार भी नहीं कही है। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में चुनाव के पहले का गठबंधन, चुनाव के बाद का गठबंधन, सीट शेयरिंग का मुद्दा और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच जो विमर्श का मुद्दा है वो लगातार अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करता जा रहा है। तो जब विमर्श का मुद्दा अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है तो उस स्थिति में बिहार की राजनीति किधर जा रही है और नीतीश कुमार के बेटे की सदिच्छा का कितना परिणाम बिहार में देखने को मिलेगा, इन तमाम सवालात पर चर्चा के लिए आज हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जो सदिच्छा व्यक्त की अपने जन्मदिन के मौके पर, सबसे पहले तो हम भी अपने दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। लेकिन जो सदिच्छा उन्होंने आज व्यक्त की है कि बिहार की जनता फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए यानी उनके पिता को ही मुख्यमंत्री बनाए, क्या उनका एनडीए गठबंधन इसके लिए तैयार दिखता है जो कहे कि फिर एक बार बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, एनडीए सरकार हो? ये तो कह रही है, नीतीश कुमार है वो ये नहीं कह पा रही है। कारण क्या है? सर्वप्रथम निशांत भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और आशा करता हूं कि राजनीति में उनकी एंट्री होगी। अब देखना यह है कि चुनाव से पहले होता है या चुनाव के बाद होता है। लेकिन निशांत ने आज अपने जन्मदिन पे यह बात दोहराई नहीं, तेहराई, मतलब 2 बार इससे पहले वो बोल चुके हैं कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री होंगे। और आज उन्होंने तो 2 कदम आगे बढ़कर कहा, भगवान से ये कामना करता हूं कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बने। जी। जब पत्रकारों ने उनसे 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति की बात की तो उन्होंने तमाम जो नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को उल्लेख किया। खासकर इन जो 1-2 हफ्तों में सरकार ने डिसीजन लिया है उसका उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया। जैसे महिला आरक्षण, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रावधान नीतीश कुमार ने की है। बुजुर्गों के लिए 400 से बढ़ा के 1100 पेंशन करने की व्यवस्था सरकार ने की है और 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की। इन तमाम चीजों को निशांत कुमार ने रखा कि मेरे पिता समाज के लिए, राज्य के लिए बहुत सारे काम पूर्व में किए हैं और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि 25 के बाद पिताजी ही मुख्यमंत्री हों। तो आप देखिए, एक तरफ अमित शाह का लगातार 3 बार बयान आना कि चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ निशांत जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं उनका बार बार बयान आना। कई बार बयान आ चुका है कि हमारे पिता को नेता क्यों नहीं घोषित करते हैं, हमारे पिता को चेहरा क्यों नहीं घोषित करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और आज ये कहना है कि भगवान से दुआ कर मांगता हूं, भगवान से कामना करता हूं कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री हो। तो कहीं ना कहीं निशांत के बयान को यदि आप पॉलिटिकली देखें तो ये वह इशारा अपने एलायंस पार्टनर की तरफ कर रहे थे कि कम जो एलायंस पार्टनर है, खासकर बीजेपी है, एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीताराम मांझी हैं, उनके पिता के नाम पे कहीं ना कहीं रजामंदी करवाना चाहते हैं निशांत कुमार और चाहते हैं कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हों। लेकिन एक बात आपको अभिषेक जी समझना होगा कि कुछ दिनों पहले जेडीयू की तरफ से ये बार बार नारा दिया जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो नारा कम होते हुए दिख रहा है। और ऐसे स्थिति में निशांत का बयान आना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक रणनीति के तहत निशांत से बयान दिलवाया गया है
और निशांत जनरली पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, जनरली पॉलिटिकली सवाल को नहीं लेते हैं, लेकिन आज तमाम पॉलिटिकल सवालों को लिया और फिर से ये दोहराया कि उनके पिता ही 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जी जी ऋषि जी, एक बड़ी चर्चा पिछले 24 घंटे से पटना में है और चर्चा दरअसल ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, जी हां, महागठबंधन के एक बड़े नेता ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के दरमियान जनता दल यूनाइटेड के एक चर्चित नेता भी मौजूद थे। क्या मायने हैं इन मुलाकातों के? देखिए, पर्दे के पीछे प्रीपेड सिम कार्ड भरा जा रहा है या पोस्टपेड सिम कार्ड भरा जा रहा है? देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, कब क्या टाइमिंग बन जाए, कब क्या समीकरण बन जाए, कब किससे रिश्ते बिगड़ जाए, कब किससे रिश्ते सुधर जाए, कहा नहीं जा सकता है। और राजनीति में हमेशा जो चालाक नेता के पास ऑप्शन बी जो है हमेशा तैयार होता है, और जो तमाम जो इस प्रकार के अटकलें हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऑप्शन बी पर भी काम कर रहे हैं। अब ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें कर दिया है कि ये प्रीपेड है या पोस्टपेड है, तो मुझे लगता है पोस्टपेड अधिक लग रहा है। और तमाम जेडीयू के नेताओं से हमारी भी बातचीत होती है, आपकी भी बातचीत होती है, और मैं एक जेडीयू के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री भी, उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो उनके बातों से मुझे ये लग रहा था कि जेडीयू बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद, हालांकि उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद ये होगा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा चुनाव के बाद, तो वो चुप हो गए। जी, तो इशारा समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ है। और सिर्फ निशांत से ही मुलाकात नहीं हुई है, बिल्कुल आपने सही कहा, निशांत से राजद के, मैं स्पष्ट कर दूं, महागठबंधन के नहीं, राजद के एक बड़े नेता की मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के दौरान जेडीयू के तेज तरार नेता और टॉप 3, मैं नाम नहीं टॉप 2 कह दूंगा तो समझ जाइएगा, टॉप 4 टॉप 3 जो नेता हैं वो मौजूद थे, और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। अब क्या बातचीत हुई है, क्योंकि मैं वहां था नहीं, बहुत से इनपुट हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि बताऊंगा तो हो सकता है कि सही हो जाए तो ठीक है, बहुत शाबाशीद लोग देंगे, नहीं हो जाए तो कहेंगे कि लोग तो पत्रकारों का मतलब, पत्रकारों का जो जीवन है दो धारी तलवार है। जी, खबर सामने कह देने से मामला बिगड़ भी जाता है, कैमरे पर चीजें हाँ, खबर सही हो गई तो ठीक है भाई, ये बहुत विद्वान पत्रकार है, इनके इनसाइडर बहुत है, नहीं सही हुई तो फिर गाली भी सुनने को मिलता है। लेकिन ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार के पुत्र यानी निशांत कुमार जी की मुलाकात राजद के एक बड़े नेता से जन्मदिन के पूर्व संध्या पे हुई है। उस मुलाकात के दौरान जेडीयू के एक तरह नेता भी मौजूद थे, और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि नंबर 1 to 4 में जो मंत्री हैं उनकी मुलाकात राजद के एक बड़े नेता से देर रात हुई थी। और आप समझ सकते हैं मंत्री का काफिला कितना बड़ा होता है, वो मंत्री चुपचाप ओला कैब से जा रहे थे। जी, नहीं, एक चीज तो ऋषि जी गुपचुप तरीके से मुलाकात होती रहती है। ऋषि जी एक चीज थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, कुछ चीजें बिहार की राजनीति में बिटवीन द लाइंस चल रही है, जो जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, कॉमन फैक्टर की जब बात होती है एलएचएस आरएचएस प्रूव करने के लिए, कहीं a प्लस बी ए माइनस बी होता है, कहीं a प्लस बी इंटू अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, इस तरह के कॉमन फैक्टर निकाले जाते हैं, ऐसे a प्लस बी। ये 2a भी कहाँ गया जी? 2a भी कहाँ से ले आए? वो मोदी जी पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते। एक कॉमन फैक्टर बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड है, जो आरजेडी के साथ भी फिट हो जाती है, बीजेपी के साथ भी फिट हो जाती है। जेडीयू के साथ दिक्कत क्या है कि जेडीयू यदि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव के पहले जाकर गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो राष्ट्रीय जनता दल की सीटें जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद
सरकार चलाने में दिक्कतें आती है। यानी बिग ब्रदर एटीट्यूड राजद की तरफ से दिखाई दे। राजद ही क्यों, कोई भी पार्टी होगी, आज बीजेपी वही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो जब तक कोई चिराग मॉडल जैसी चीजें ना हो तब तक सवाल ही नहीं है कि बीजेपी जेडीयू से बड़ी पार्टी बन जाए। मतलब सीधी लड़ाई में बीजेपी कभी जेडीयू से आगे नहीं जा सकती, उसके लिए उसे चिराग मॉडल जैसी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन राजद स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति में चली जाती है। तो नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि चुनाव के पहले राजद के साथ जाने पर जो समस्या 15 में थी, जो समस्या 22 में थी, 15 से 17 के दरमियान और 22 से 24 के दरमियान जो समस्या थी, वो समस्या आगे भी बरकरार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सत्ता को लेकर के क्या नीति नियत जो भी है वो सबके सामने है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री पद हर कीमत पर चाहती है, लेकिन सामाजिक समीकरण उसके अनुकूल नहीं बन पा रहा है। अब आपको क्या लगता है, ये प्रीपेड और पोस्ट पेड सिम की बात जो आप कर रहे हैं, मतलब प्रीपेड रिचार्ज वाउचर तो बीजेपी का भरा जाएगा जेडीयू में, लेकिन पोस्ट पेड बिलिंग चुनाव के बाद जो होगी वो पोस्ट पेड बिलिंग आरजेडी के साथ मिलकर होगी क्या? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तमाम अटकलें हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं नीतीश कुमार तमाम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अभिषेक जी उसको समझते हैं और राजनीति के अच्छे जानकार हैं। राजनीति के, मुझे लगता है कि राजनीति के जो चंद नेता इस देश में होंगे उसमें से नीतीश कुमार हैं। ठीक है, नीतीश कुमार एक उम्र के पड़ाव में है, तमाम तरह की अटकलें लगती है कि नीतीश कुमार स्वस्थ है नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फिजिकल रूप से स्वस्थ नहीं है। हालांकि उन्होंने आज भी एसएसपी को एक घटना को लेकर उन्होंने बुलाया, बातचीत की और क्या डेवलपमेंट है खुद नीतीश कुमार ने जानकारी ली। तो जहां तक मैं समझता हूं नीतीश कुमार चुनाव से पहले कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। नीतीश कुमार एनडीए के ही मतलब एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात होती है, ध्यान से सुनिएगा। जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जैसे ही वो दिल्ली से पटना आते हैं सुशासन पे सवाल उठाते हैं। इसके क्या मतलब है? यानी बीजेपी के इशारे पे उन्हीं अलायंस के एक घटक हैं जो अपने ही सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में घेर रहे हैं। तो आप सवाल उठाइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर यदि फेल है तो सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा? सवाल बिल्कुल उठाया जाना चाहिए, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग में। यदि आप पब्लिक डोमेन में इस प्रकार का बयान देंगे जिससे सरकार बैकफुट पे चली जाएगी, ऐसी स्थिति तो अपने अलायंस पार्टनर को शोभा नहीं देता है। जेपी नड्डा से मुलाकात चिराग पासवान का करना, उसके बाद बयान देना, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, देखिए लगातार चिराग पासवान की तरफ से इनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है और चिराग पासवान की इतनी हैसियत नहीं है कि बिना बीजेपी के इशारे पे इस प्रकार का बयान दे। तो ये नीतीश कुमार समझते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि ये चुनाव से पहले ये स्टेप लेंगे तो जनता में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं, या आपके भाषा में कहें बदलवाते हैं जी। तो चुनावी मौसम में ये जोखिम नीतीश कुमार नहीं उठाना चाहते हैं और नीतीश कुमार स्टेप लेंगे भी तो चुनाव के बाद लेंगे और ऐसे संख्या पाने के बाद लेंगे जो सम्मानजनक हो और राजद तमाम लोगों से मतलब आंखों में आंखें डाल के सत्ता को लेकर जो बातचीत होगी, सामने मैन टू मैन जो होता है ना, सामने बैठा के बात करना। क्योंकि देखिए अभी जेडीयू की वो हैसियत नहीं है। यदि जेडीयू की वो हैसियत 60 से 70 सीटों वाली विधायकों की रहेगी तब वो आंखों में आंखें डाल के लालू यादव और तेजस्वी यादव से बात करेंगे जी। और एक चर्चा और है, मैं आपको एक चर्चा और है जिसके कारण ये तमाम अटकलें लग रहे हैं। चर्चा ये है कि बीजेपी ने, मैं हो सकता है ये गॉसिप हो, लेकिन ये जो चर्चा है मैं बता दूं, बीजेपी ने फॉर्मूला दिया है कि बीजेपी का सीएम, एक डिप्टी सीएम बीजेपी का, एक डिप्टी सीएम एलजेपी का यानी चिराग पासवान और एक डिप्टी सीएम जेडीयू का वो निशांत कुमार।
जो नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार ऐसे स्थिति को या ऐसे जो कंपोजिशन होगा गठबंधन में उसको मानेंगे कि भाई आपके सीएम भी, डिप्टी सीएम भी, और जो उनके घोर विरोधी हैं उनका डिप्टी सीएम भी, और हमारा मतलब जेडीयू की तरफ से एक डिप्टी सीएम, और चर्चा ये है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू को दी जा सकती है। लेकिन तमाम ये अटकलें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात धरातल पे कितनी सच्चाई है इसमें नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस प्रकार का ऑफर मतलब दिया गया है जेडीयू को। और चिराग पासवान के एंट्री से डिप्टी सीएम, खासकर डिप्टी सीएम का जो ऑफर चिराग पासवान मतलब चिराग पासवान के लिए बीजेपी क्रिएट करना चाहती है, जिससे जेडीयू परेशान है। नहीं तो ऋषि जी, एक सवाल इसमें और है। पहली बार मैंने देखा कि प्रधानमंत्री बिहार आए, उन्होंने लालू यादव या राबड़ी देवी के शासनकाल के कथित जंगल राज का जिक्र नहीं किया। जंगल राज शब्द उनकी जुबान पर ही नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगता था शायद कि अगर बोलेंगे तो अभी बिहार में जो हालात है लोग मजाक समझेंगे। तो प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहने का या उस एरा का जिक्र उस रूप में नहीं किया जिस रूप में वो करते रहे। दूसरी बात कि जब राष्ट्रीय जनता दल को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरे जाने की स्थिति मौजूदा दौर में नहीं बन रही है, जब महागठबंधन को उनके काम के आधार पर घेरे जाने की स्थिति नहीं बन रही है, कांग्रेस तो रोजगार मेला भी लगा रही है, पटना में कई लोगों को रोजगार देने की बातें सामने आई है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने यूएसपी क्या है? देखिए, नीतीश कुमार तो सीधे आजकल तारीख याद किए हुए हैं, रटे हुए हैं तारीख कि 24 नवंबर 2005, जिस सभा में जाते हैं वहीं से शुरू करते हैं 24 नवंबर 2005 से। तो नीतीश कुमार के पास तो एक है फॉर्मूला। बीजेपी के पास क्या है? जब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने की स्थिति में बीजेपी नहीं रहेगी, जंगल राज कहने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी तो खत्म ही हो गई, क्योंकि बिहार में हिंदू मुसलमान करने की स्थिति में वो है नहीं, क्योंकि वो कार्ड पहले से फेल है। जाति जनगणना के बाद बिहार के हालात बिल्कुल अलग बने हुए हैं। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, खासकर उस दौर में जिस दौर में बीजेपी के वोटों का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ भी आशा भरी नजरों से देख रहा है, वो क्या करने की स्थिति में है बीजेपी? बिल्कुल सही कहा आपने। कल गायघाट और गोविंदगंज में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम हुए हैं, आप भीड़ देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। वहां के एक लोकल नेता हैं श्रवण कुमार, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो गायघाट में जमघट लगाया है प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में, जबरदस्त भीड़। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भीड़ वोटों में टर्न आउट हो जाएगा, लेकिन जो जबरदस्त भीड़ है वो कहीं ना कहीं एक संकेत, सकारात्मक संकेत जन स्वराज के लिए दे रहे हैं, प्रशांत किशोर के लिए दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि महागठबंधन से अधिक बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, और एनडीए में बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे जी। ऐसे स्थिति में बीजेपी क्या करेगी? यदि चुनाव के बाद जेडीयू कोई बड़ा स्टेप ले लेता है, और बीजेपी इस गेम में लगी हुई है कि ठीक है भैया, तुम उधर राजद से प्यार बढ़ा रहे हो। देखिए, जो राजनीति में डेवलपमेंट हो रहे हैं इसकी जानकारी बीजेपी को भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कच्चे खिलाड़ी है। तो बीजेपी ये देख रही है कि लोजपा के माध्यम से क्यों ना अधिक से अधिक सीट अपने हम छोटे अलायंस पार्टनरों को दिला दें। यदि लोजपा को मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, 30 सीटें मिल गई, 100 के आसपास क्या कहते हैं आपको बीजेपी लड़ गई, और मांझी और मिला के 15-16 सीटें लड़ गई और मतलब लड़ जाएंगे, तो 130 प्लस 146 जी। उसमें कम बेसी आप मतलब जो, क्योंकि 100 से कम जेडीयू भी नहीं लड़ेगी मतलब उसमें थोड़ा कम बेसी जो भी कर लीजिए, वो 25 भी हो सकती है। जनरली हम लोग अनुमान क्या लगा रहे थे, 16-17 सीटें मिलेगी एलजेपी को, लेकिन एलजेपी एक जो ये सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है ऋषि जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। बिहार में कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों से मैंने बात की जो आजकल चुनावी विश्लेषण में महारत रखते हैं। उनका कहना है कि बिहार में किस गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी या कौन गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचेगा या बहुमत के आंकड़े को पार करेगा, वो इससे तय होगा कि प्रशांत किशोर की उम्मीदवारों की सूची किस प्रकार की है और किन किन सीटों पर क्या राजद को ज्यादा डैमेज पहुंचाने की स्थिति में उनके उम्मीदवार हैं या एनडीए या खासकर भाजपा को ज्यादा डैमेज पहुंचाने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद यह तय होगा कि बिहार में सरकार में कौन आ रहा है।
इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मोटा मोटी पूरे बिहार का तो मैं नहीं कहूंगा, तिरहुत में तो मुझे संभावित उम्मीदवार दिख रहे हैं। संभावित उम्मीदवार मोटा मोटी तिरहुत में जो बीजेपी का गढ़ रहा है, 2020 के चुनाव के नतीजों को देखे तो तिरहुत ने सबसे ज्यादा मदद की है बीजेपी का। और तिरहुत में मोटा मोटी मुझे संभावित उम्मीदवार दिख रहे हैं। गायघाट में कौन है, मुजफ्फरपुर शहर में कौन है, बोचहा में कौन है। अब बोचहा में जो उम्मीदवार संभावित है वो भी पासवान समाज के हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो चिराग पासवान के हैं। तो तिरहुत में जो संभावना बन रहा है उससे मुझे लग रहा है बीजेपी को अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव जीत भी सकते हैं। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जन स्वराज के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से होता है कि भाई इनका इन्होंने नाम चला दिया है, कुछ लेन देन का मामला होगा। भैया हम लोग लेन देन वाले आदमी नहीं है, हम लोग फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे मोदी जी की तरह। तो तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें पोटेंशियल मैं देख रहा हूं जीतने का भी है या कांटे की टक्कर देंगे। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। एक बड़ा मौजूद सवाल है। तिरहुत बिहार की सबसे बड़ी कमिश्नरी है, 49 सीटें हैं। तिरहुत ही सरकार बनाएगा, ये बात सभी जानते हैं कि फाइनल पंच तो तिरहुत ही देगा। लेकिन तिरहुत में जो 49 सीटें, अगर पिछली बार का नतीजा आप देखें तो 49 में सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी जिसमें भाजपा के कोर वोटर में सेंध लगा पाया था महागठबंधन। सिर्फ 3 सीटें जो अपर कास्ट और वैश्य, सवर्ण प्लस वैश्य जो बीजेपी का कोर वोटर है, सिर्फ 3 सीटों पर सक्सेसफुली सेंध लगा पाया था। सुगौली, शिवहर और मुजफ्फरपुर शहर, इसी में अपर कास्ट और वैश्य में सेंध लगा पाया था। तीनों सीटें निकाल, बाकी 46 सीटों पर उस सेंध नहीं लगा पाया था। यह सच्चाई है तिरहुत कमिश्नरी की। नहीं तो इस बार जो टिकट इस बार जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है, चर्चा दूसरी है। इस बार है कि नहीं तिरहुत में ही मात दे देनी है। देखिए क्या लगता है आपको? जन स्वराज जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महागठबंधन को भी तमाम अपने इंतजाम कर लेने होंगे, क्योंकि कई ऐसे सीट महागठबंधन तिरहुत में इसलिए जीत पाए क्योंकि लोजपा मजबूती से चुनाव लड़ रही थी और जो खासकर जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनके विरुद्ध उन्होंने बहुत बेहतरीन सेंधमारी की। जैसे गायघाट में ले लीजिए, आप कांटी में ले लीजिए, मीनापुर में ले लीजिए, कई ऐसे सीट हैं जहां राजद इसलिए चुनाव जीत गई क्योंकि लोजपा ने ठीक ठाक एनडीए के जो आधार वोट है उसको तोड़ने में सफल रहे। तो ये इंतजाम राजद को भी करना होगा इस प्रकार की सेंधमारी। लेकिन यदि जन स्वराज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप कहें और तिरहुत के पॉइंट ऑफ व्यू, तिरहुत मेरे उंगली पे है, मैं तिरहुत का हूं, एक एक विधानसभा बता दूंगा और संभावित उम्मीदवार को कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल चुका है जन स्वराज की तरफ से कि आप उम्मीदवार होंगे, आप अपने क्षेत्र में लग जाइए। तो ऐसी स्थिति में जन स्वराज तिरहुत में मुझे लगता है बीजेपी को नुकसान करने के पोजीशन में दिख रही है। सवाल इसके साथ एक और है ऋषि जी, नत्थी है एक सवाल। 49 में से सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको उसमें सफलतापूर्वक सेंधमारी की थी महागठबंधन ने। सुगौली, शिवहर और मुजफ्फरपुर शहर जो अपर कास्ट और वेस्ट के वोटों में, बाकी 46 सीटों पर सेंधमारी में सफलता नहीं मिली थी। क्या लगता है ये आंकड़ा 3 से बढ़कर मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूं। और आई में संभावित उम्मीदवार जन स्वराज के जो हैं वो एक जिला पार्षद हैं, वो भूमिहार समुदाय से हैं। गायघाट में श्रवण कुमार संभावित उम्मीदवार हैं, वो राजपूत समुदाय से हैं। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर एके दास को एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो कायस्थ समाज से हैं। आप 3 विधानसभा का देख लीजिए, तीनों जो है भूमिहार, राजपूत, कायस्थ बीजेपी का कोर वोट बैंक है। यदि ये उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ गए तो नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा। मैं लिटमस टेस्ट के लिए 3 विधानसभा को पिक करके आपको बता दिया। नहीं, और जो तीनों आपने बताया, क्या पता ट्रायंगुलर फाइट में तीनों जीत भी सकते हैं जन स्वराज के। जी, गायघाट में जो श्रवण कुमार है वो फाइट में है और लोकल है। और संभावित जो जेडीयू बीजेपी का जो उम्मीदवार कोमल सिंह है, हालांकि दिनेश सिंह की पुत्री है, बीना सिंह की वो बेटी है, लेकिन गायघाट के लिए वो भारी उम्मीदवार है। और वो जो जन स्वराज के उम्मीदवार है वो गायघाट के लोकल है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं देखिए इन चीजों में नहीं जाता हूँ, डेप्थ में नहीं जाता हूँ। जो उम्मीदवारों का पैटर्न है जन स्वराज की तरफ से में दिख रहा है, हालांकि उन्होंने भी अधिकारी रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन जो पैटर्न हमें दिख रहा है उससे मुझे लग रहा है कि जन स्वराज जो है महागठबंधन की तुलना में
एनडीए को नुकसान पहुंचाते हुए अधिक दिख रही है। जी ऋषि जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा जरूरी है। हर चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का डर दिखाया जाता था एनडीए की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, बार बार यही बात आती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति। सुशासन बाबू का नाम तक नीतीश कुमार को लोगों ने दे दिया था। अब जो स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री भी लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करने से बच रहे हैं, लालू राबड़ी शासनकाल का, उस कार्यकाल का जिक्र करने से बच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल जिस ढंग से बिहार में अपराध बढ़ा है, उससे तो उस शासनकाल में और इस शासनकाल में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यूं कहें ज्यादा ही बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है ये यूएसपी तो हाथ से छीन गई, नीतीश कुमार के हाथ से भी देखिए, छीन गई, भाजपा के हाथ से भी छीन गई, लेकिन एक मिनट इस सवाल बात पूरा हो जाएगा ऋषि जी। नीतीश कुमार की सीटें 90% सीटें ग्रामीण बिहार की है। वहां ग्रामीण बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आए ही, जब शहरी बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आए इस देश में सबसे खराब है, तो ग्रामीण बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आए तो और खराब है। तो जहां पैसा नहीं है ज्यादा, वहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, चुनावी मुद्दा जहां लॉ एंड ऑर्डर है, वो अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज है। वही प्रशांत किशोर भी हैं, वही बेरोजगारी भी मुद्दा है जहां कांग्रेस रोजगार मेला लगा रही है, वही आपको लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है, और वही वो सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को अपनी ताकत बना करके प्रधानमंत्री एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि मोतिहारी मुंबई बन जाएगा और गया जी जो है गुड़गांव बन जाएगा, और क्या और उन्होंने बताया एक आध और नाम बताया। खैर, जो ये सब बता रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या आपको लगता है अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पर जिस तरह से घिर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार महागठबंधन के लिए जेडीयू सॉफ्ट कॉर्नर ना होकर के बीजेपी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो गई है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो बीजेपी का एक जो मतलब जनरली कहा जाता है कि मजबूत सीटें कौन है, जो शहरी एरिया वाले सीटें हैं, और शहरी एरिया वाले सीटें में जो युवाओं का रुझान है, खासकर जो युवा 20 से 40 साल के जो एज में है, उनका झुकाव जो है जनसुराज की तरफ है, नहीं, रोजगार के लिए। ऋषि जी आप ही सुन लीजिए ना, एक मिनट हमें बताइए आप कि सुपौल में, लौकहा में, फुलपरास में, और जहां से वो गोपाल मंडल जीतते हैं, इन सब इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मुद्दा ही नहीं दिखता है ज्यादा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा। बिल्कुल लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल दिखता सही है कहा। मोतिहारी में, ये दिखता है शहर में, मुजफ्फरपुर में, ये दिखता है मुजफ्फरपुर शहर दरभंगा में, में, ये दिखता है पटना में, ये दिखता है गया में, जहां बीजेपी को चुनाव लड़ना है। फाइनली बिल्कुल नुकसान तो बीजेपी को होना है, और प्रशांत किशोर के मुद्दों का असर भी उन्हीं सीटों पर दिख रहा है। तो अब बीजेपी, क्या आपको नहीं लगता कि उसी स्थिति में आकर खड़ी हो गई है जहां चिराग मॉडल की स्थिति में जाकर जनता दल यूनाइटेड 2020 में खड़ी हो गई थी? बिल्कुल। आप देखिए ना, जो जनरली जो गांव से लोग कहाँ आते हैं जॉब करने, शहर में आते हैं, और जनरली शहर में आते हैं तो वो वहाँ के बासिंदे भी हो जाते हैं। जैसे हमारे ही मुजफ्फरपुर में कोई औराई का रहने वाला है, कोई बोचहा का रहने वाला है, कोई गायघाट का रहने वाला है, कोई मीनापुर का रहने वाला है, कोई साहेबगंज का रहने वाला है, कोई पारू का रहने वाला है, और सब आके शहर में रह रहे हैं। और जनरली शहर के वो वोटर हो गए हैं, या शहर के हो गए हैं, या शहर के आसपास वाले विधानसभा के क्षेत्र के वोटर हो गए हैं। तो खासकर इन सीटों पे बेरोजगारी का मुद्दा जो है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है, वो अधिक प्रभावी होता है, और वो वोटर के मानस में ये मुद्दे होते हैं। यदि क्राइम हो गया, जैसे पटना में क्राइम हो गया, पटना में जेडीयू बीजेपी, मतलब बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, और पटना में क्राइम हुआ, तो निश्चित ही जनता के मन में आक्रोश होगा। अभी जो पारस हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, उससे पूरा बिहार, एक तरह से बिहार पूरे आम आवाम में नाराजगी इस घटना के बाद, कि कैसे हॉस्पिटल में घुस के मतलब उस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि मेरा ये मानना है अभिषेक जी, राजद के कार्यकाल में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, जेडीयू बीजेपी के कार्यकाल में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहे हैं। जैसे नक्सली मूवमेंट जो होते थे, नक्सली वर्सेस रणवीर सेना का जो एक क्राइम होता, मतलब संघर्ष होता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से शराबबंदी के बाद तमाम हमारे जो पुलिस फोर्स है, उनको शराबबंदी में लगा दिया गया। उसके बाद आप देखिए एक नए प्रकार का बिजनेस अभी आप देखे होंगे, जमीन खरीद फरोख्त का। उसमें जितने भी पुराने बाहुबली हैं या नए बाहुबली हैं,
तो पहले जो बाहुबली होते थे क्या करते थे, अपहरण करते थे, किसी डॉक्टर का अपहरण कर लिया, किसी व्यापारी का अपहरण कर लिया। अब ये जो बाहुबली है वो जमीन के धंधे में है, 5 एकड़ के प्लॉट कब्जा कर लिया, या धमका के सस्ते में लिखवा लिया, फिर प्लॉटिंग करके पैसा कमाया। तो इससे क्राइम बढ़ा है। इस प्रकार का क्राइम नो डाउट, जो नशेड़ी गैंग है 500 के लिए, 1000 के लिए, 2000 के लिए आजकल जो है घटना को अंजाम दे देते हैं जी। तो इस प्रकार का क्राइम है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस बात को आपको मानना होगा। और लेकिन जो भी अभी परिस्थिति है उस पर सरकार को काम करना चाहिए। ये सौभाग्य है बिहार का कि विनय कुमार जैसे तेज तर्रार डीजीपी हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि विनय कुमार जी को रात के 2 बजे यदि आप उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं जी। आप एक छोटे से थानेदार को फोन कीजिए, नहीं करते हैं। और जो एडीजी है कुंदन कृष्णन साहब, वो तो कहते हैं कि किसान खाली रहते हैं, वही जो है मई जून के महीने में क्राइम करते हैं। उनका तो एक अलग माफी, अरे भैया माफी मांग लिए, स्लिप ऑफ टंग है हम तो। देखिए एक बात आप ये भी मानना होगा, जो कार्रवाई हो रही है वो एसटीएफ ही कर रही है। अभी जो चर्चा है उस घटना पार्स वाले घटना में 1-2 लोगों को, ऋषि जी हमें दूसरा डर था, कहीं ये ना कह दे कि जिस समय चुनाव नहीं होता है उस समय पत्रकार खाली रहते हैं, कहीं कोई कल को ये भी कहने आ जाएगा। अरे पत्रकारों को मत कहिए। तो पत्रकार भी किसान की तरह निरीह प्राणी है। नहीं एक बात बता देते हैं, नहीं तो एक बात बता देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, मैं आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ। एक पत्रकार जो हमारे तिरहुत रेंज के हैं, जो पत्रकारिता के आड़ में शराब का धंधा कर रहे थे, हालांकि वो कैसे बच गए अब कम नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पत्रकारिता के आड़ में वो शराब का धंधा कर रहे थे। उनके गाड़ी से मतलब क्या कहें, सैकड़ों कार्टून शराब बरामद किया गया, हालांकि वो स्पॉट पर पकड़े नहीं गए। तो ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन नाम मात्र के हैं, 1% है, 0.5% है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार में जो हालात बने हुए हैं, एक फुटेज जो 1-1.5 महीने पहले आई थी, जिसमें भाजपा नेताओं को किसी गेस्ट हाउस में बैठकर बात करते हुए देखा गया और कहा गया कि तेजस्वी यादव पर आक्रमण नहीं करना है, जुबानी आक्रमण, बल्कि जुबानी आक्रमण लालू यादव पर करना है। तो इसको आसानी से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी इमेज को एक अलग इमेज बनाई है, और उस इमेज के सहारे समाज के दूसरे वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक सकारात्मक रुख से राजद की तरफ या महागठबंधन की तरफ देखना शुरू कर दिया है, इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। और यहां चूंकि बिहार की राजनीति में स्थापित वोट बैंक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संवेदनशील वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है सवर्ण प्लस वैश्य, उसे पता है कि उसके बीच से बिहार में कोई मुख्यमंत्री मौजूदा दौर में बनना नहीं है, लिहाजा वो संवेदनशील है, और इतना संवेदनशील है कि वो अपना कैंडिडेट जहां देखता है उसके साथ मूव कर जाता है। यही ऋषि जी के गृह शहर मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी के रूप में हुआ था, यही हमारे गृह जिले सुगौली में शशिभूषण सिंह के रूप में हुआ था, यही शिवहर में आनंद मोहन के बेटे जब राजद उम्मीदवार थे उस तरह से सामने आया था। तो अब आने वाले वक्त में क्या दिखेगा, किस तरह से परिस्थितियां होगी, इतना जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे से अंदर खाने महागठबंधन के बड़े नेताओं की जो मुलाकात है, संदेशों का आदान प्रदान तो जरूर हुआ होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वरना अगर किसी को सामान्य रूप से किसी से मिलना होता तो चुपचाप मुलाकात की क्या जरूरत थी। दिल्ली में बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेता भाजपा के लोगों से मिलते हैं, भाजपा के नेता कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं, कभी छुपा कर नहीं मिलते, बकायदा कैमरे पर फोटो आ जाती है। लेकिन छुप छुपाकर अगर मेल मिलाप की कोशिशें हो रही है तो जरूर कोई बात है। इसी जी संक्षेप में कुछ कहना आप चाहते थे? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि तेजस्वी यादव अपने इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को ये देखना होगा कि उनके विधायक और उनके जो नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके इमेज को डेंट करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि अजुल बजुल बयान दे रहे हैं। कल या परसों एक विधायक ने जो बयान दिया, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बात बताइए आप, क्या अलुल जलुल बयान देने का कॉपीराइट सिर्फ गिरिराज सिंह के पास ही है क्या? अरे दूसरे लोगों को भी उस गंगा में नहाने ले दीजिए ना। तो ऐसे नेताओं पे आपको अंकुश लगाना होगा। एक तरफ आप
ए टू जेड की बात करते हैं, मतलब सब समाज की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपके विधायक जो हैं एक समाज को, एक वर्ग को गाली दे रहे हैं कि हमारे नेता ने उनको कहां पहुंचा दिया, हमेशा पिछलगुआ रहेंगे। इस प्रकार का बयान खासकर जो राजनीति में है उनको ये शोभा नहीं देता। तब जब आपके नेता सब समाज को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ए टू जेड की बात करते हैं, हर समाज को साथ मिलाने की बात करते हैं, हर समाज को मतलब अपने पार्टी में समुचित स्थान देने की बात करते हैं। ऐसे स्थिति में वो भी चुनाव नजदीक है, चुनाव कुछ दिनों के बाद राज्य में चुनाव है, और इस प्रकार का वो जो विधायक ने बयान दिया वो चर्चित विधायक हैं, और ऐसे बयान दीजिएगा। कल तो मैंने देखा कि लगातार सोशल मीडिया में वो बयान चल रहा था। तो जो कोई व्यक्ति मन बनाया भी होगा राजद को वोट देने का, तो ऐसे बयान के बाद दिल टूट जाता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। चलिए, दिल टूट जाता है आपने कहा, लेकिन बिहार की जनता का दिल अभी टूटा नहीं है। हर 5 साल पर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेती है। एसआईआर के नाम पर एक अलग तरह की एक्सरसाइज चल रही है, और उस एक्सरसाइज में वोटर बैठा हुआ है कहीं केरल में, और साइन, जैसा कि अजीत अंजुम जी दिखा रहे हैं कि साइन करके बीएलओ खुद ही उसका दस्तखत करके जमा कर दे रहे हैं। अजब नज़ारा है बिहार में, और इस नज़ारे को ज्ञानेश कुमार का आयोग भी अपनी तरफ से उसी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। तो बिहार हमेशा से दिलचस्प नज़ारे पेश करता रहा है, और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री की आलोचना करने में सत्ता पक्ष भी नपे तुले जुबान का प्रयोग करता है कि पता नहीं कब मुख्यमंत्री जी अभी साथ हैं, कल साथ छोड़ दें, और विपक्ष भी नपे तुले शब्दों में मुख्यमंत्री की आलोचना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्या पता कब साथ लेना पड़ जाए। नीतीश कुमार सबके हैं, ये बात समझिए। नीतीश कुमार सबके हैं। चलिए, नीतीश सबके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सियासत सबकी नहीं है, जनता सबकी नहीं है, और अब बाजी नीतीश कुमार के हाथ में या भाजपा के हाथ में या तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है, अब बाजी जनता के हाथ में है। और जनता ही ये तय करेगी कि नीतीश कुमार को किसके साथ मिलकर के सरकार बनानी है या किसी और के लिए गद्दी छोड़ देनी है। ये दोनों ही बातें जनता ही इस चुनाव में तय करेगी। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन चुनाव से पहले के साथ साथ चुनाव के बाद का खेल भी अब शुरू हो गया है, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।